नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 6 का भूगोल विषय में चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ये पृथ्वी है और ये इसका अक्ष है। अपने अक्ष के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की दिशा में, इसे कहते हैं घूर्णन गति। जैसे कि एक लट्टू अपने नोक के चारों ओर घूमता है, उसे कहते हैं घूर्णन। तो जब कोई भी पिंड अपने अक्ष के चारों ओर घूमे, अपने ही जगह पर खड़े होकर के चारों ओर घूमे, तो उसको हम कहते हैं घूर्णन। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक बात है। जैसे ये अक्ष है, ये काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से, यानी ये है कक्षीय सतह, ऐसे खींच लाइन तो कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे 66.5 डिग्री का कोण बनता है। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं। यहां देखिए चित्र में ये सूर्य है, यहाँ पे SUN सन, यहां से आ रही रोशनी, ठीक बात है। ये है पृथ्वी। तो अक्ष क्या है? ये है उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ये कहलाती है अक्ष। प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है? पृथ्वी के आधे भाग पर, यानी इतने आधे भाग पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ है दिन और यहाँ है रात। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दिन और रात के रूप में विभाजित कर रही है, वह अक्ष के समांतर, मतलब अक्ष के संपाती या अक्ष के समानांतर नहीं होती है, बल्कि अक्ष से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा हम बोल लें। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, ठीक है। यहाँ कुछ बातें लिखा हुआ है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल और ये है ध्रुव, मतलब अक्ष। तो कक्षीय समतल से अक्ष पे 66.5 डिग्री कोण बनता है। और जो प्रदीप्ति वृत्त है या समतल पर लंब, हम कह लें, ये समतल है और समतल पर ये लंब है। तो समतल पर लंब रेखा और पृथ्वी का कक्षीय तल वाली रेखा, ये तो पूरा 90 अंश का कोण बना देगी। लेकिन अगर हम बात करें समतल पर लंब रेखा, ये वाला, और अक्ष रेखा, इसके बीच में 23.5 डिग्री कोण होता है। और अक्ष रेखा और पृथ्वी का कक्षीय समतल, इसके बीच में 66.5 डिग्री कोण होता है। और समतल पर पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है उस पर लंब रेखा वो अक्ष के समानांतर
या संपाती नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन सकते हैं, होता है, नहीं होता है करके। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये बात किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर पृथ्वी परिक्रमण ना करे तो क्या होगा, पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा, उसके प्रभाव क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे, अपने अक्ष के चारों ओर ना घूमे तो क्या होगा? तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन, मतलब 365 दिन 6 घंटे, या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ पृथ्वी का परिक्रमण है और उसका ऋतु पर क्या होता है, किस टाइम पे कौन सा ऋतु होता है वो बताया गया है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में यहाँ है पहला चित्र। 21 जून को क्या होता है? उत्तरी अयनांत। उत्तर अयनांत कब होता है? 21 जून को। उत्तर अयनांत माने कि कर्क रेखा, जो उत्तर में कर्क रेखा है उस पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है कब? 21 जून को। इस समय क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। ठीक बात है कोई? तो उत्तर अयनांत 21 जून को होता है। फिर हम बोले दक्षिण अयनांत, इसका उल्टा, तो वो होता है 22 दिसंबर को। दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को होता है। इसमें क्या होगा? दक्षिण में सूर्य का प्रकाश यानी मकर रेखा पे सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा, तो दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। फिर इसके बीच में आ गया वसंत ऋतु या विषुव कहते हैं इसको, विषुव 23 सितंबर को और 21 मार्च को। ये दो ऐसे तिथि हैं जिसको विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स, यानी यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है इक्वेटर पर, विषुवत वृत्त पर। तो 23 सितंबर और 21 मार्च। तो पहले 21 जून उत्तर अयनांत, फिर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने बाद 23 सितंबर को हो गया अपना विषुव। फिर 22 दिसंबर को, दो बार है 21 तारीख, एक बार है 22, एक बार है 23। तो 21 जून को उत्तर अयनांत, 23 सितंबर को विषुव, फिर 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत और 21 मार्च को फिर से विषुव। अच्छा, जब 21 मार्च को विषुव होता है तो उस समय शरद ऋतु होगी दक्षिण गोलार्ध में और वसंत ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध में। ये बात ध्यान रखें, 21 मार्च के दिन में वसंत होता है हमारे सबके यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ फिर से अगर देखें 21 जून उत्तरी अयनांत, 21 जून उत्तरी अयनांत, फिर 23 सितंबर विषुव की स्थिति, 22 दिसंबर ये हो गया अपना दक्षिण अयनांत, फिर 21 मार्च ये हो गया फिर से विषुव की स्थिति, और इस 21 मार्च में उत्तरी गोलार्ध में वसंत होता है, दक्षिण गोलार्ध में शरद होता है, और यहाँ वाले 23 सितंबर वाले विषुव में इसका उल्टा हो जाएगा, उत्तर में शरद हो जाएगा, दक्षिण गोलार्ध में वसंत हो जाएगा। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन
यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो लीप वर्ष ये हो गया कि हर 4 साल के बाद में आता है। हर साल में जो 365 दिन और 6 घंटे होता है, 6 घंटे छोड़ दिए तो वही 6 घंटे, फिर अगले साल का 6 घंटे, 4 साल का 6 घंटे जब हो जाता है तो 24 घंटे हो जाता है। तो चौथे साल वाले 28 फरवरी के महीने में एक दिन उसको जोड़ देते हैं तो 29 फरवरी हो जाता है, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। जो साल, जैसे मान लो कि 2024 है, जो वर्ष 4 की पहाड़ी से भाग हो जाता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। 4 पंच 24 और 4 छंग 24 भाग हो गया, तो ये 2024 का लीप ईयर। फिर अगला लीप ईयर आएगा 2028 को। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बात ध्यान रखें स्टेटमेंट में, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी होती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं और परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होते हैं। इक्कीस जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक बात है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब ये एग्जाम में आ सकता है ऐसे कि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस कारण से ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। फिर आ गया 22 दिसंबर, जिसको दक्षिण अयनांत कह लें। 22 दिसंबर का दक्षिण ध्रुव के 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं, यानी कि विंटर्स, हम कह लें इसको विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? क्रिसमस का पर्व 22 दिसंबर को होता है, वही 22-23 दिसंबर को। तो वहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है जब 22 दिसंबर को, तो वहाँ मनाते हैं क्या? क्रिसमस का पर्व। तो दक्षिणी गोलार्ध के हिसाब से वहाँ पे क्रिसमस सही है और उत्तर गोलार्ध के हिसाब से यहाँ पे 21 जून को योग दिवस सही है। फिर विषुव की स्थिति 2 बार होती है साल में। 21 मार्च और 23 सितंबर
को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक ना। 21 एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। यहाँ पे खाली 21 मार्च वाला ध्यान रखें, 23 सितंबर उसका उल्टा कर लेंगे। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। इसका उल्टा कर लें 23 सितंबर में, तो वहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा वसंत ऋतु। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चल, खत्म हो गया चैप्टर। आते हैं क्वेश्चन पे। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी का अक्ष अपने समतल के सापेक्ष 66.5 डिग्री के झुकाव प्रदर्शित करता है। घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना घूर्णन कहलाता है और पृथ्वी का अपने निश्चित पथ पर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। लीप वर्ष क्या है? एक साल में 365 सही 1/4 दिन होते हैं, यानी कि 365 दिन 6 घंटे होते हैं। हर साल का 6 घंटा जो अतिरिक्त है उसको हम हर चौथे साल में 24 घंटे बन जाता है, तो उसको जोड़ देते हैं। तो हर 4 साल के बाद में 365 नहीं बल्कि 366 दिन का एक वर्ष बन जाता है। उस एक अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं, तो फरवरी का दिन 29 दिन का हो जाता है। फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है, उसे हम कहते हैं लीप वर्ष। यानी जिस वर्ष में 366 दिन का एक साल होता है उसे कहते हैं लीप वर्ष। उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर क्या है? उत्तर अयनांत की स्थिति 21 जून को होती है। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण से पूरे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म और प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने लगातार दिन होता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पे लगातार 6 महीने रातें होती हैं। दक्षिण अयनांत इसका उल्टा। 22 दिसंबर के दिन में दक्षिण अयनांत होता है, जिसमें मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और वहाँ पे ऊष्मा की प्राप्ति सर्वाधिक होती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो वही सारी स्थितियाँ यहाँ पर है। विषुव क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर, इन 2 दिन को कहते हैं विषुव। यानी जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और पूरे पृथ्वी पर दिन और रात, मतलब पूरे पृथ्वी पे जो अवधि है दिन और रात की वो बराबर होती है, उसे कहते हैं विषुव। 21 मार्च को जो विषुव होता है उसमें उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। 23 सितंबर वाले विषुव में उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इस कारण से। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। क्यों? क्योंकि इसका भी कारण वही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे अपने समतल के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण पे झुकी हुई है, और अक्ष जो है वो समलंब के सापेक्ष 23.5 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। तो झुकाव के कारण ही ऐसा होता है कि जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है तो वहाँ पे चारों ओर ध्रुव पे 6 महीने लगातार दिन हो जाती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण कहते हैं।
सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को। वहाँ पे गर्मी होती है दक्षिणी गोलार्ध में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण के कारण होता है। खाली स्थान भरें। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को पृथ्वी दिन कहते हैं, यानी दैनिक गति कहते हैं। अर्थ डे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो ये रहा सारा इस चैप्टर का डिस्कशन। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।